हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका IAS एकेडमी भोपाल से आपका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक विकास की अवस्थाएं। होती क्या है आर्थिक विकास की अवस्थाएं? आप बहुत कुछ पहली बार सुन रहे हो। आर्थिक ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में। मैं आपको पेपर सॉल्व करके बताऊंगा, तो आप देखोगे इसको हालत खराब हो जाते हैं। तो बच्चे इसमें कुछ भी लिख के आ जाते हैं। आर्थिक विकास की अवस्था क्या होती है कि भाई एक बार डिप्रेशन आ गया, रिसेशन आ गया, ग्रोथ आ गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आर्थिक विकास की अवस्थाएं हमारी 5 प्रकार की होती हैं। और इनको शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस वीडियो को आप तो देखो ही देखो, इसे शेयर भी करो, जिससे और बच्चे भी देख सकें जो PSC जैसी हाई फीस को एफर्ट नहीं कर सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करो, वरना वीडियो मिस होती हुई चली जाएंगी। तो मैं आपको समय बर्बाद ना हो, पॉइंट लिख के बस समझा देता हूं, तो ये बेस्ट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कुछ नोट्स भी बना लीजिएगा। तो बात हम शुरू करते हैं। आर्थिक विकास की अवस्थाएं। परंपरावादी अवस्था, आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था, अधिकाधिक उपभोग की अवस्था। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, कुछ बच्चे हो सकता है इंग्लिश में करने वाले हैं तो उनको समझ में आ जाए। ट्रेडिशनल स्टेट, प्री टेक ऑफ, टू टेक ऑफ स्टेज, टेक ऑफ स्टेज, ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज एंड स्टेज ऑफ हाई कंजप्शन। तो ये पहली बात आती है परंपरागत अवस्था। ये होती क्या है और किस प्रकार इसको हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उससे पहले आपको एक किताब लिखना, जब आप एक क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो आपको लिखना बहुत जरूरी है। ये किसने बताई? आर्थिक विकास की कुछ अवस्थाएं होती है, दूसरे क्रम में है, तो किसने बताया प्रक्रिया? ये बताया अमेरिकन वैज्ञानिक, लिख लीजिएगा, अमेरिकन वैज्ञानिक प्रोफेसर रोस्टो। ये अमेरिकन वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर रोस्टो। इनकी किताब है द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, इको ग्रोथ डॉट डॉट कर दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें इन्होंने, ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे प्रोफेसर रोस्टो, और इन्होंने ही ये किताबें के बारे में, ये परंपरा जो लिखी हुई है आपकी अवस्थाएं के बारे में जिक्र किया, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो बात करते हैं हम परंपरावादी अवस्था। ये परंपरावादी अवस्था होती क्या है? अब ध्यान दो इस शब्द पे, परंपरावादी। परंपरावादी से मतलब समझ में आता है ट्रेडिशनल, जो पहले से चला आ रहा है, वो कंटिन्यू चला आ रहा है। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बता रहा हूं तुम्हें, इसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे पूरे इकोनॉमिक्स के। तो परंपरा मतलब पहले से चला आ रहा, कोई तकनीकी विकास नहीं, कोई नवाचार नहीं, जो मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। तो परंपरावादी, तो इसमें क्या होता है? परंपरावादी क्या है? हमारे से पहले क्या चले आ रहे थे? कृषि पे डिपेंड था, ये तो मालूम ही है। तो परंपरावादी अवस्था किस पे होगी? डिपेंड होगी एग्रीकल्चर पे डिपेंड होगी, कृषि पे डिपेंड होगी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होगी। तो मतलब इस अवस्था में अधिकांश साधन से किससे जुड़े हुए हैं? कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जिसमें कृषि प्रधान ज्यादा होगा, उस अवस्था में क्या माना जाता है? उद्योग धंधे जो होते हैं वो पिछड़े हुए होते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो पिछड़ी हुई होती हैं। ध्यान रखना, एक मेन, जहां एग्रीकल्चर का विकास है वहां उद्योगों का विकास होता तो है, लेकिन पैरेलल ही नहीं होता। तो जब परंपरावादी अवस्था मानी जाती थी, किताब में साफ साफ लिखा है
कि जो देश कृषि पे डिपेंड होता है वहां उद्योग धंधे जो होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो कम विकास करती हैं। इनकी किताब में अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रोस्टो एग्रीकल्चर में ग्रोथ करना जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल मिलता है वो एग्रीकल्चर से मिलता है। लेकिन बात हो रही है परंपरावादी, मतलब कृषि, यानी परंपरावादी के अंतर्गत आधुनिक उद्योगों को अपनाया गया नहीं है। ओके, तो बात करते हैं, ये जो परंपरावादी अवस्था होती है, आप लिख लीजिएगा, एक एक शब्द लिख लेना, ये जो परंपरावादी अवस्था होती है ये कृषि व्यवसाय पे निर्भर होती है, और जो उद्योग धंधे होते हैं वो क्या होते हैं, ठप होते हैं, उत्पादन का स्तर निम्न होता है और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम होती है। इस प्रकार की अवस्था को जातिवाद एवं पारिवारिक संबंधों पर आधारित अवस्था माना जाता है, यानी इनकम इनकम लो होती है। जो इनकम होती है वो क्या होती है, लो होती है। ओके, अब आती है दूसरी अवस्था, आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था। आत्मस्फूर्ति मतलब डिपेंडेबिलिटी, खुद अपनी पूरी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व की अवस्था, लेकिन पूर्व की अवस्था भी डेवलप हो जाती है, ध्यान रखिएगा। आप स्फूर्ति की तरफ बढ़ रही है ना, आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, यानी देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है, तो इसमें प्रोग्रेस होना शुरू हो गई और तब जाके आत्मस्फूर्ति अवस्था बनी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि इस अवस्था में आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, मतलब प्री टेक ऑफ टू टेक ऑफ में परंपरावादी इसको लीप कर देती है, इसको ये अवस्था छोड़ देती है, लीप कर देती है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग और तकनीकों का प्रयोग होने लगता है। पूंजी निर्माण, जो पूंजी निवेश होती है, अब मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, निवेश करना जरूरी है, आर्थिक विकास चाहिए तो निवेश करना जरूरी है। तो इस अवस्था में निवेश, इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है, यानी 10% तक इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाता है। प्रति व्यक्ति का उत्पादन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है इसके अंदर, और ग्रामीण जनसंख्या, सड़कों और अन्य साधनों में वृद्धि होने के कारण इसमें सड़कें अच्छी हो जाती हैं, साधनों में वृद्धि हो जाती है, तो ये शहरों के टच में आ जाती हैं और यहां से जो जनसंख्या है वो शहरों में आके निवास करने लग जाती है। तो ये है आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था। फिर आती है आत्मस्फूर्ति की अवस्था। अब इसमें क्या होता है भाई, देखो सीधी सी बात है, इसमें इन्वेस्टमेंट रेट होता है वो हाई हो जाता है, अच्छा हो जाता है, निवेश अच्छा होता है। निवेश अच्छा होगा तो आय के साधन बढ़ेंगे, पूंजी निर्माण होगा और देश विकास करेगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था पूंजी निर्माण क्या होता है। तो आत्मस्फूर्ति की अवस्था में क्या होता है, इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन इसे कहते हैं, रिवॉल्ट चेंजेस, एक रिवॉल्यूशन आ जाता है, क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाते हैं। शब्द बहुत अच्छा दिमाग में आया मेरे, क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं इसमें। मैं इनको मिटा देता हूं, क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाते हैं इसके अंतर्गत, और जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या बढ़ने लग जाती है। ठीक है, ओके। निवेश बढ़ता है, निर्माण उद्योगों का तेजी से विकास होता है, मतलब उद्योग इसमें हाई ग्रोथ वाले हो जाते हैं, ज्यादा ज्यादा ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। यह है आत्मस्फूर्ति की अवस्था। फिर आती है परिपक्वता की अवस्था। अब इसमें क्या होगा, इस स्टेज को बेटा हम कहते हैं स्टेज ऑफ सेल्फ सस्टेनेड ग्रोथ, स्वप्रेरित विकास की अवस्था। इसमें क्या होता है, सभी आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं पर्याप्त मात्रा में बनने लगती हैं, देश का व्यवसाय आर्थिक आधार ले लेता है। इसका अर्थ क्या हुआ, जिन वस्तुओं का उत्पादन लाभकारी होता है केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिनसे प्रॉफिट मिल रहा है वही गुड्स बनाई जाती हैं, वही गुड्स निर्माण होता है। परिपक्वता क्या होता है, जिससे ज्यादा लाभ मिल रहा है, ठीक है ना,
लोग आर्थिक दृष्टि से जिस पर फायदा होता है उसी वस्तुओं को, गुड्स को ज्यादा उत्पादन करते हैं, ठीक है, और बाकी का शेष का आयात करके काम चलाया जाता है, इंपोर्ट होता है। देखो, जिसकी ज्यादा डिमांड हो रही है उसका ज्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है, और बाकी जो बची वस्तुएं हैं जो हमारे यूज की रहती हैं उनका इंपोर्ट करते हैं, मतलब इसमें आयात पे डिपेंड वर्टी करते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे इसमें 10% था, तो परिपक्व अवस्था में 15 से 20%, 15 to 20% मतलब इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है, समझ में आ रहा है। और इसमें जो जनसंख्या है वो शहर में रहना ज्यादा पसंद करने लगती है। अब आती है अगली, अधिकाधिक उपभोग की अवस्था। देखो ध्यान रखना, बच्चे क्या करते, गलती करते, वो लगाते रिसेशन, डिप्रेशन, फिर ग्रोथ। नहीं, ये आपको सारी अवस्थाएं बतानी होंगी अगर आर्थिक विकास की अवस्थाएं आती हैं। अब है आर्थिक विकास की अवस्था का अगला आखिरी, अधिकाधिक उपभोग की अवस्था, स्टेज ऑफ हाई मास कंजप्शन। इस अवस्था में क्या होता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उपभोग की उच्चतम सीमा पर पहुंचना और विशिष्ट वस्तुओं को काम में लाना शुरू कर देता है। मतलब ये जो अवस्था है ये अंतिम विकास की आर्थिक अवस्था की अंतिम अवस्था है। ये क्वेश्चन पीएससी यूपीएससी में आया था कि अंतिम अवस्था कौन सी होती है प्रोफेसर रोस्टोक के अनुसार, तो इसमें 2-3 दिए थे। ये अंतिम अवस्था मानी जाती है। इसमें क्या होती है, जनता की जो सामान्य आवश्यकताएं होती हैं, जो बेसिक गुड्स होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट नीड्स होती हैं, उनका इजीली आसान तरीके से फुलफिलमेंट हो जाता है, बड़े आराम से वो पा लेती हैं, और सामान्य उपभोग स्तर ऊपर उठ जाता है। यानी समाज का प्रत्येक व्यक्ति उपभोग की उच्चतम सीमा छू लेता है और विशिष्ट वस्तुओं को काम में लाना चाहता है। तो ये है हमारी 4 अवस्थाएं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर बता देता हूं मैं। आर्थिक विकास की अवस्था है पहली, परंपरागत अवस्था। परंपरागत मतलब कृषि पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। एग्रीकल्चर मतलब जातिवाद, परंपरागत उस पे तो पिछड़ा है, आय कम है, उत्पादन कम है, कृषि पे डिपेंड है। आत्मस्फूर्ति अवस्था में लोग शहरों की ओर जाने लग जाते हैं, सड़कें बनना शुरू हो जाती हैं, 10% तक इन्वेस्टमेंट भी होना शुरू हो जाता है और विकास उत्पादन स्तर बढ़ता है। आत्मस्फूर्ति अवस्था में क्या होता है, बताया था, क्रांतिकारी परिवर्तन, हाई चेंजेस आते हैं, विकास अपने आप होने लगता है, निर्माण उद्योगों में तेजी आ जाती है, मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। फिर परिपक्वता अवस्था में जिन वस्तुओं से लाभ होता है उन वस्तुओं को बनाया जाता है, बाकियों को सभी को आयात किया जाता है। छठवीं अवस्था अधिकाधिक उपभोग की अवस्था, लोगों की जितनी भी आधारभूत संरचनाएं हैं, मतलब आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हो जाती है और लोग विशिष्ट वस्तुओं को काम में लाना चाहते हैं, मतलब महंगी और अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाली चीजों को लाना चाहते हैं। तो ये 5 अवस्थाएं हैं। तो आप इनको देखें, जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देते रहें। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, आर्थिक विकास की रणनीति क्या होनी चाहिए। पीएससी मेंस का क्वेश्चन है ये। आप वो जमाने लद गए जब हम अपने हिसाब से लूसेंट पढ़ते रहते थे। अब जो हमारा मध्य प्रदेश का पीएससी है उसने यूपीएससी का रूप धर लिया है। तो अगला क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आर्थिक विकास की रणनीति कैसी होनी चाहिए। आर्थिक विकास की रणनीति क्या है। आर्थिक विकास पे बहुत पंचवर्षीय योजना का समय चला गया बेटा, पंचवर्षीय योजना एक्सप्लेन कर दो, ये नहीं आते क्वेश्चन, इस प्रकार के आते हैं। आर्थिक विकास की रणनीति क्या होती है, तो इसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, समय ज्यादा लगता है। हम इसमें इस लेक्चर में जानेंगे रोजेनस्टीन रोडो ने क्या बोला है, रैगनर ने क्या बोला है, लिविस ने क्या बोला है, एलिन यंग ने क्या बोला है। इसके अंदर संतुलित विकास आ जाता है और असंतुलित विकास आ जाता है। तो ये हम खत्म करेंगे अगले में। उसके बाद क्वेश्चन आएगा, आर्थिक विकास की प्रणालियां कैसी होनी चाहिए, क्या प्रणाली होती है, पूंजीवादी प्रणाली कैसी होती है, फिर राष्ट्रीय आय के बारे में हम जानेंगे। तो मुझे आज्ञा दीजिए
और सब्सक्राइब करिए। फिर मैं बताना चाहूंगा, हमारा 1 जुलाई से पीएससी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप निःशुल्क डेमो ले सकते हैं, हमसे सजेशन ले सकते हैं। फिर हमारा 15 जुलाई और 16 अगस्त को हमारा होगा। अगर आपके कोई सगे संबंधी भोपाल में रहते हैं तो उन तक मेरा मैसेज दीजिए, वो मुझसे आके मिलें, निःशुल्क गाइडेंस लें। बैच ज्वाइन करें ना करें मैटर नहीं करता, निःशुल्क गाइडेंस लें, शायद उनको बहुत हेल्प मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।